नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का साइंस का क्लास। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज मैं करा दूँगी, पूरा फिजिक्स ख़त्म कर दूँगी। ये मेरा मास्टर वीडियो रहेगा, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट रहेगा टोटल मैं पढ़ाऊँगी, आज समझा दूँगी, आप लोग को बता दूँ। यहाँ आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशि है। मूल राशियों की मात्रा एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इनमें से किसी एक को भी किसी अन्य के साथ बदला जा सकता है, उसे बदला अथवा कुछ संबंधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। जितना है सब इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हो दोस्तों, आप लोग इग्नोर मत कीजिए। भौतिक में शक्ति तथा विद्युत शक्ति का वह दर है जिसमें कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। तो वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन या किलोग्राम सेकंड में होता है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ गए हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है, ठीक है। आइए हम समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन की गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आवृत्ति को मापा जाता है किससे। तो हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मतलब ध्वनि की मतलब जो होती है आवृत्ति, तो इंसान मतलब मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो आवृत्ति मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। तो ओम होता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता या उससे पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता पता चलता है। कम प्रतिरोधकता पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका ये प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि ओम मीटर मात्रक है किसका है। तो प्रतिरोधकता का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। अब आ रहा है लेंस का क्षमता क्या होता है। डायप्टर होता है। दाब का पास्कल, लेकिन इसका सी जो है इसका सही आंसर नहीं। उष्मा का जूल सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रहा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता तात्पर्य प्रति इकाई समय अपक्षय होने पर नाविकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसका इकाई बेकुरल है। क्यूरी इसका पुराना और गैर मात्रक है, ठीक है। स्पष्ट है कि उंग सम्मिलित नहीं है, शेष उंग सम्मिलित है, ठीक है। अब अरे प्रकाश वर्ष इकाई किसका है। तो दूरी का है, ठीक है। इसको विस्तार समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रहा है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में इतना दूरी मीटर तय करती है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो ये होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आ रहा है प्रकाश वर्ष क्या है। तो वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है खगोलीय दूरी विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती कि उन्हें मील और किमी में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें यू से प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि से मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश गति स्थित होती है। यह सूत प्रतिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों का प्रकाश वर्ष मापा जाता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा है कि पार्सेक तारे संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है किसमें? तो 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये आया है RAS RTS में। अब यहाँ आ रहा है दोस्तों कि पार्सेक का संक्षिप्त रूप है पारालैस्टिक सेकंड। ठीक है, इसका उपयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। एक पार्सेक बराबर इतना होता है, एक वर्ष बराबर इतना होता है। याद कर लीजिएगा, एक पार्सेक मतलब 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे पार्सेक का मात्रक क्या होता है? तो दूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, जितना मैं करवा रही हूँ सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो 0.39 सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। 18 नंबर की 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है? ये हो जाएगा सी इसका आंसर। 183 गुना 10 की पावर 7 होता है। ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9, 1 फीट बराबर 0.3 से 305 मीटर। 1 फीट बराबर क्या होता है? 30.5 गुने 10 की पावर 7 होता है। याद रखिएगा, ये भी याद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर 7। ठीक है, -7 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नैनोमीटर प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 गुने 10 की पावर 9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेमी और 10 की पावर -9 बराबर इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एम्पियर मापने की इकाई क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है, केवल BPSC लेवल PCS लेवल का क्वेश्चन है, तो आप तो इग्नोर मत कीजिए अगर आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं। इतना ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? ये उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों? मिलाना है, तो 1 का D हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है हमको। 1 का D, तो 1 का D हो जाएगा। ये मिला लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो रहा है, एक पेज में होता था कर देते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है। याद रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है मीटर सेकंड होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। कार्य जूल से, द्रव्यमान क्रिया से, बल न्यूटन से। ठीक है, यहाँ रहे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सीजिस प्रणाली का में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4, 1 का 4, बी 1 का 2, 1 का 2 होता है यार, 1 का 2, ठीक है, बी का 4, ठीक है, सी का देखते हैं क्या होगा, सी का 1 होगा, सी का 1 होगा, सी का 1 होगा, ठीक है, डी का क्या होगा, तो डी का 3 होगा, डी का 3 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ रहे शक्ति पावर का मात्रक जूल सेकंड होते हैं, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज को गति मापने की इकाई है, ठीक है। नौ चालन का उपयोग दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है इसमें 1 मिनट क्वेश्चन नहीं देखे ना, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए है, ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जूल का क्या होगा, जूल का हो जाएगा विभवांतर, जूल का विभवांतर होगा, कहीं सोच ठीक तो है, सुमेलित कीजिए, सॉरी, जूल का हो जाएगा विभवांतर, जूल का विभवांतर, ठीक है, जूल का विभवांतर हो जाएगा, रुक, यहाँ पे हो जाएगा बी का 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, मिला लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, धारा, समर्थ, विभवांतर, ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है। अब अरे 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितनी वाट होते हैं, तो 746, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं विस्तार से। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर उसकी शक्ति और सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है, जिसे हम लोग वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। समय मापने की इकाई को कहते हैं प्रकाश, दूरी मापने के अपितु में आता है ये, ठीक है। आइए विस्तार समझ लेते हैं इसको, ठीक है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं, समय नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। अब अरे एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिलाने वाला होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, उतार लीजिएगा और मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमको दिक्कत होता है, आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। द्रव्य यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु का वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि के चाल के अनुपात है। मैक उच्च वेग से प्रदर्शित करने के प्रयुक्त में होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम से किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल से, ऊर्जा का मात्रक जूल से, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जूल ऊर्जा उसी तरह समझ जैसे पास्कल किससे, तो दबाव से, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो ऐसे समझ लेते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, विस्तार से दिया है, फिर इसको बनाया गया है, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10 के पावर -4 सेमी की, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग हल्का मत लीजिएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर 6 लंबाई प्रदर्शित कर दी, इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है, फिर इसके बराबर इतना होता है, 1/1000 कि 10,000 बराबर 1/10 की पावर 4 सेमी बराबर 10 की पावर -4 होता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं है, देखिए किसका है, सेल्सियस
ताप के मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी मापने को समुद्री मील कहते हैं और शक्ति का मात्रक जूल सेकंड कहते हैं, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 समतुल्य होता है, जिसको डेसिबल में से मापा जाता है। अब यहाँ आ रहा है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट होगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार के प्रकाश की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। यह स्थानांतर हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ में कम ताप वाले पदार्थ के मध्य में होता है। ऊष्मा के मापन किलो कैलोरी जूल किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापने के प्रयुक्त को वाट कहते हैं। वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं कि ऊष्मा की इकाई को कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है, इकाई है। कैलोरी जूल अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा के एक रूप है जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है कि 1 किमी दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि दूरी मापने की एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किमी बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेमी के बराबर होता है। यहाँ है कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर -12 ग्राम के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि पास्कल का इकाई क्या होता है, तो दाब होता है। ठीक है, यहाँ है किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ रहा है कि दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है, आइए इसको विस्तार समझते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक आदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दाब का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, क्रिया बल वर्ग सेमी, जिसे प्रायः क्रिया वर्ग सेमी से निरूपित किया जाता है। दाब का अपचलित इकाई है, एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब का वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर पास्कल है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो ये बार है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ आ रहा है कि वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर समतुल्य है। इसका एसआई मात्रक पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बराबर 10 की पावर 5 होता है। यहाँ पर है कि 1 क्रिया सेमी दाब समतुल्य है किसका, तो 1.0 दाब बार के बराबर। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का। बाकी सबका है, इसका नहीं है। ठीक है, ये पूछ देता है क्वेश्चन, किसी वस्तु का बीमा में आया परिवर्तन उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है, तो ये हो जाता है 1.1590 159 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो हो जाएगा फर्मी मीटर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9, इसका भी फर्मी मीटर। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि क्यूसिक में क्या मापा जाता है, तो जल की बहाव मापा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो क्या है? डाप्सन है। ठीक है, यहाँ पे दे रहे वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई बराबर मानक ताप और दाब में 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत के व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई बराबर 2.69 गुने 10 की पावर 12 ओजोन अणु प्रति वर्ग के समतुल्य होती है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है, अब यहाँ डाप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता मापी जाती है। अब आ रहे सोनार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लाया जाता है? सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा संचालकों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है दोस्तों सोनार का प्रयोग 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति के प्रस्य तरंगों के महासागर की गहराई में भेजता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार का। ठीक है, अब आ रहे सोनार में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो प्रास्य तरंगों का। ठीक है, अब आ रहे ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र है क्या है? तो ऑडियोमीटर। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु की वेग मापी जाती है। किनोमीटर द्वारा एक ऐसा उपकरण है जिसमें तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि परिवर्तन होने के बावजूद भी पूर्ण परिशुद्धता के मापन किया जाता है। ऑडियो फोन से दोष युक्त स्मरण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, अब अरे एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर से। ठीक, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब द्वारा मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव और जल की घनत्व मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है, ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट यहाँ आ रहा है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो ए मीटर द्वारा। ठीक है, समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। ठीक है, इसको समझा दें। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत भी आए, देखिए कितना एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे आ रहा है कि पायरोमीटर किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? किसके मापन में? ये हो जाएगा दोस्तों सी, उच्च ताप के। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-4, 5-5 बार पूछा गया है, तो ये आप लोग इग्नोर मत। यहाँ पे आ रहेगा पायरोमीटर पूर्ण विकिरण उत्तरदायी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी भी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप चतुर्घात की अनुक्रमानुपाती होता है, जिसकी सहायता से दूर की वस्तु तथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस मापी में लगभग 800 से नीचे का ताप नहीं मापते हैं क्योंकि इसमें कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है,
अब आ रहा है निम्नलिखित में से तापमापी किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि थर्मामीटर वह है जो 2000 माप सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हुआ है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमाइट। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। पूर्ण विकिरण पायरोमाइट द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः गतिशील वस्तु और उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन पर पहुँचना उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, यहाँ रहे पायरोहीलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किससे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। ठीक है, यहाँ भी आ रहे सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्य 2 प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है। एक पायरेनोमीटर, एक पायरहीलियोमीटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये हो जाएगा गैसों के दाब को। ठीक है, बी आंसर होता। इसका आ रहा है दोस्तों, इसमें मिलान करना है तो इसका हो जाएगा 1 का 4 ए मीटर से 1 का 4 होगा, नहीं यार बी होगा। ये हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा हाइड्रोमीटर सापेक्ष, और सी का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और बैरोमीटर का दाब से। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ है कि 18 नंबर की निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, ए मीटर से विद्युत शक्ति मापा गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको बड़ा कर लें। यहाँ आ रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है या होते हैं? तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। MPPCS में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये होता है बैरोमीटर वायुदाबी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल में के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग द्रव, जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण में बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किया जाता है किससे? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व और दूध की शुद्धता मापने की मापन लैक्टोमीटर की सहायता से की जाती है। ब्यूटीरोमीटर दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये दो को एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हाइग्रोमीटर वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल के अपेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटासियम मीटर से विभवांतर के मापन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। हवा को आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। यूडियोमीटर का प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप
ये किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाला परिवर्तन को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो वातावरणीय आर्द्रता। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। आर्द्रता को निम्नांकित करने के उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये 3 एग्जाम में पूछा गया है प्री में। ठीक है, अब आ रहा है रिक्लेन मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है? तो धुआं में। ठीक है, ये भी 2-3 एग्जाम में पूछ देता है। रिंगलेमैन स्केल का प्रयोग धुएं का घनत्व मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिक क्षेत्रों में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलेमैन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये भी 3-4 एग्जाम में पूछ ही दिया है दोस्तों। ठीक है, थर्मोरिस्टर का एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। विकल्प ए सही है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इलेक्ट्रोट्राइम्सोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोट्राइम्सोफेलोग्राम एक प्रशिक्षण है जिसका प्रयोग मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप को हृदय की ध्वनि मापने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। स्फेनोमीटर मतलब रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सी का 2 कैरोमीटर का उपयोग सोना का सूता मापने के लिए किया जाता है। लक्स मीटर को प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि रक्त दाब मापने की यंत्र क्या कहते हैं? स्फेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक्स मीटर। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुगाही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को सौंपता है। इसमें हो जाएगा इसका आंसर रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अभी आ रहा है निम्न में से कौन राशि रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है? तो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। ठीक है, जो क्या करता है 9 बराबर भागों में बांटता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या प्रत्येक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में भूकंपों के परिणाम के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त हो रही है। तथापि बहुधा प्रेम मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, अब आ ये दोस्तों ये क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने मापा जाता है किसके लिए? ध्वनि के लिए, प्रकाश के लिए? नहीं, भूकंप के लिए। ठीक, ये हो जाएगा भूकंप के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 38 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी सब सही है, ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सीस्मोग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, समझ लेते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के सहसूचन मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैक्रोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने के यंत्र है जिसका आविष्कार वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 19 में किया था।
रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार के कण अनुवेदक है जो आयनिक विकिरण को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। हो जाएगा सीस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये सीस्मोग्राफ भूचाल को करता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है यार, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम 13 नंबर सही सम्मिलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बी का 3, ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। ठीक है, विद्युत धारा ए मीटर, प्रतिरोध ओम से। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ लिए, तो क्या समझना है इसमें, अभी इसको हम समझ लेते हैं। सही सम्मिलित की फायदोमीटर गहराई को, बैरोमीटर वायुमंडलीय को, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को, अल्टीमीटर ऊंचाई को। ठीक है, तो मिला लीजिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। अब बताइए, फायदोमीटर किसके लिए होता है, तो गहराई के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है गहराई, समुद्र की गहराई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों डी, तो हो जाएगा इसका सही मिलाना है, तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, आप देखिए एनीमोमीटर तो ऊंचाई के लिए किया जाता है कि आर्द्रता के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3 बी को। ठीक है, बैरोग्राफ सीस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बैरोग्राफ वायुमंडलीय, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है इसका आ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी इसका सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों है, यही नहीं है। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता और संपद आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि झूठ बोलने वाले मशीन का नाम क्या है, तो पॉलीग्राफ। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब अरे 50 नंबर क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल कोणीय दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है यंत्र क्या है, तो थियोडोलाइट। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ है कि साधारण यंत्र किस व्यक्ति की सहायता करता है, आइए समझते हैं। ये करता है कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने के। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कुछ इशू आ गया था जिसके कारण हट गया था। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो घटेगी। घटेगी नहीं दोस्तों, यहाँ पे बढ़ेगी। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। व्यक्ति की गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। ठीक है, 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजनी है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो होता है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति की घनत्व में कमी दर्ज हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, देखिए राशि को कैसे ज्ञात करना है मैं बता रही हूँ। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम की केवल आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे आदिश राशि कहलाती है। आदिश राशि में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग
सादिश राशियाँ हैं। ब जितना आएगा सादिश है, और जितना अलग अलग नाम आएगा वो क्या है, आदिश राशि है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि नहीं है, तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब सदिश राशि क्या है, वे राशि जिनको व्यक्त करने के दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशि कहलाती है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग सब सदिश राशि है। जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या है, आदिश राशि है। इसका क्या होगा, आयतन, दाब, चाल, दूरी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है, तो ये हो जाएगा दाब। ठीक है, आदिश राशि सदिश राशि समझ गए, तो फिर से कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है, तो संवेग। ठीक है, अब आ रहा है पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो हो जाएगा द्रव्यमान। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि बल का गुणनफल होता है, क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बल व धक्का और खिंचाव जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए दोस्तों, यहाँ पे कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उसमें उस घन के किनारे की लंबाई मापी जाती है, इकाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी 6। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ये हो जाएगा ऊर्जा न तो सृजन होता है न ही विनाश। याद रखिएगा, MPPCS में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि हमारे तरह उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा की अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत सूर्य की ऊर्जा का व्यक्तित्वपन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ए और बी। यहाँ आ रहा है कि हवाओं को ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो केवल गतिज में। ठीक है, याद रखिएगा, इसको समझ लेते हैं। बहती हुई हवा केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे वैद्युतिक और यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों में पवन चक्कियों की लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको मिलाना है। ठीक है, सही उत्तर क्या, आइए इसको मिला लेते हैं सर। ऊष्मा वैद्युत के सौर सेल में, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा नवकीय रिएक्टर और रासायनिक ऊष्मा से प्रकाश में ईंधन दहन। ठीक है, अब आ रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो ने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया है। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों और वस्तुओं की गति को वर्णन करने के लिए गति का नियम प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, तो जड़त्व के नियम होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड में तब तक अपनी विरामावस्था और सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक वो कोई बाह्य बल अर्थात व्यवहार करने की विवश नहीं करता है। अब आ रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, इसके कारण स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि यात्री ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो होता है गाड़ी के संपर्क में है। यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर
झुक जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि स्थिर विज्ञान किससे संबंधित है, तो विराम की स्थिति से। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति को ला सकता है। दूसरा दे रहा है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग एच से परिवर्तित होता है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि सड़क पर चलने में हम आसानी से इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसकी सतह खुरदरी होने के कारण हम उस पर टिका कर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियम हम आगे बढ़ जाते हैं, जिसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने लगता है। उस पर चलना सड़क पे चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है, यह बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत में धक्का देना। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के कारण घर्षण कम होता है। पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, ये किसने दिया था, तो न्यूटन ने। ठीक है, प्रकृति में बल कभी अकेला नहीं पाया जाता है। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। यह सदैव युगल में पाए थे तथा दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव और समान और विपरीत होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती रहती है। यहाँ पे एक प्रभावी करियोलिस बल किस कारण होता है, तो किस कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन वाले पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी को घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को करियोलिस बल कहते हैं। करियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात होता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक विस्तृत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये तो बनाने वाला होगा 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रक और एक कार एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जा दर्शाए यदि समान और द्रव्य बदला गया तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपस में समान। यहाँ पे आ रहे कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, 4.9, तो इसका वर्गों का अनुपात जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिएगा कैसे बना है। यहाँ रहेगा साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हो जाएगा पहिया और दूरी के बीच स्पर्श प्रभावी घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे तो कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन लाया जाएगा, क्या लाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, या आर से कम होगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि तेल से असंत भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो हो जाएगा सी, क्षैतिज में इस प्रकार अनंत होगा जो पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है,
यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों पर कीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए का वाहन क्या होता है, बाहरी पहियों को उल्टेगा और फिर यह हो जाएगा अंदर के पहियों पर उल्टेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ रहेगा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि मथने की पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाने के कारण क्या कारण है, तो ये अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारे क्लास, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग डिमांड कीजिएगा तो आगे क्लास लेकर आऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।